चलो देखो, वोकेबलरी की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी भाषा में उनका एक शब्दकोश होता है, और शब्दों की समझ अगर आपको नहीं है तो उस भाषा पे कमांड नहीं होती। हम सभी मोस्टली यहाँ पे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट हैं, राइट। और आपको इस बात का बेहतर तरीके से पता है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, हर जगह वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आपको भरपूर पूछे जाते हैं। और ये वोकेबलरी स्पेशल बैच है, इसीलिए हम यहाँ पे एसएससी, बैंकिंग, कैट, यूपीएससी लेवल तक, कैट का मतलब कैट, जेट, आईएफटी और जो अदर देश में लीडिंग मैनेजमेंट एग्जाम्स हैं उस लेवल तक पहुंचते हैं। और शुरुआत बिल्कुल बेसिक लेवल से होती है, यानी एसएससी के जो हमारे एग्जाम्स हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, इन लेवल से शुरुआत होकर के फिर हम धीरे धीरे लेवल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे हालात कुछ वैसे ही हैं कि वो रणवीर कपूर की जो फिल्म थी, जिसमें उन्होंने एक लाइन बोला था कि भाई जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करें अल्फाज मेरे। फिर हम कहते हैं भाई शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो, क्योंकि वो शब्द है ही नहीं जिन पे हमारी भावनाएं दूसरे तक ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये सब कुछ करने के बाद भी गरीबी है, लेकिन किस लेवल पे है वोकेबलरी में प्रॉब्लम, लेवल भी अलग अलग है। अब मैं यहां पे कुछ वर्ड्स आपको दे रहा हूं क्लास के स्टार्ट में ही, बिकॉज जब भी कोई भी बैच स्टार्ट करो, अभी जैसे इंग्लिश स्पेशल का बैच शुरू हुआ, पीछे पहला चैप्टर हमारा शुरू होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन, तो मुझे एक दिक्कत वहां पे नजर आती है, हर एक बैच में वही कहानी है। जो सबसे लेवल 1 है वोकेबलरी का, हम उसकी बात करते हैं कि किस लेवल पे हम फंसे हुए होते हैं कई बारी। अगर आप लेवल 1 की बात करें तो मैं यहां कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, इस लेवल पे भी कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो देखो, इनमें फर्क नहीं पता लगता। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे होते हैं कॉमन नाउन से, तो मैं लिखता हूं चाइल्ड और स्टूडेंट से पूछता हूं कि भाई चाइल्ड से बनने वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो जवाब में 3-4 शब्द आते हैं। इसका क्या मतलब कि उन्हें चाइल्ड, चिल्ड्रन, ये एमटीएस लेवल की बात कर रहा हूं मैं, चाइल्डहुड, फिर अगला शब्द आपका चाइल्डिश, कुछ लोग कमेंट में चाइल्डिश भी लिख देते हैं, फिर एक वर्ड और आ जाता है चाइल्ड के साथ, चाइल्ड लाइक, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास ये 5 शब्द यहां पे नजर आ रहे हैं और सबको पता है कि इन 5 शब्दों का लेना देना बच्चों के साथ ही है, बट इफ यू आर नॉट क्लियर विद द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ द वर्ड्स, आप ये नहीं पहचान पाते कि इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो डेफिनेटली ये जानते हुए कि हाँ बड़े आसान से शब्द हैं, आप इनके सही मतलब तक नहीं पहुंचेंगे, राइट। मैं बिल्कुल अच्छा हूं भाई, सभी लोगों को धन्यवाद, वेलकम। यहां पे आप ध्यान दें, जो सवाल पूछे जा रहे हैं आप उनके आंसर करें प्लीज। हाँ जी, तो क्या फर्क है यहां पे, चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्डहुड, चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, और ये फर्क आप मुझे जरा सेंटेंसेस के माध्यम से बताएंगे ज्यादा बेहतर होगा। मैं सबसे बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं, बहुत वीक है इंग्लिश में कैलाश, कोई बात नहीं भाई, इसीलिए वहीं से शुरू कर रहा हूं, इससे नीचे कुछ नहीं होता। अब यहां पे कोई वोकैबुलरी का ज्ञान नहीं, या कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं, या कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं, रूट वर्ड नहीं, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा, फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे अपनी प्रॉब्लम। देखो वोकैबुलरी में प्रॉब्लम ये हम सभी को पता है, कोशिशें भी लगातार चल रही, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया, इतना सारा ज्ञान, वीडियोस, पीडीएफ्स, नोट्स, डेली ज्ञान, बट स्टिल हालात कमोबेश वही रहते हैं। वोकैबुलरी रटने की कोशिश होती है, लेकिन जब एग्जाम में रोल आता है उसका अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से, तो वहां पे हम प्रयोग नहीं कर पाते। सो द बेस्ट थिंग टू गेट द आंसर और सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। किसी भी प्रॉब्लम का जवाब ढूंढने से पहले पहला काम है उस प्रॉब्लम को ढंग से समझना कि मेरी प्रॉब्लम किस लेवल पे है। अगर मैं वोकैबुलरी में इस लेवल पे फंसा पड़ा हूं कि मुझे ऐसे शब्द जो मुझे लगते हैं मुझे पता है बट सही तरीके से नहीं जान पाता, तो वहां पे बहुत मुश्किल है। अब चाइल्ड बच्चा है, दिस इज द कॉमन नाउन, आपको पता है किसी बच्चे को बच्चा ही कहोगे। कॉमन नाउन इज अ वर्ड व्हिच इज कॉमन फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ इट्स क्लास। कॉमन नाउन सिंगुलर। लेकिन जब मैं पूछता हूं बेटा चाइल्ड से बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, तो क्लास में 20% ऐसी महानुभूतियां होती हैं जो चिल्ड्रन लिखती हैं, यानी वो बेचारे इतने मासूम हैं ग्रेजुएट हो जाने के बाद या ग्रेजुएशन में कि उन्हें ये नहीं समझ आता कि यार चिल्ड्रन भी कॉमन नाउन है। तो फर्क क्या है यहां पे, फर्क ये है कि ये सिंगुलर था, ये प्लूरल है। लेकिन घटना क्यों घटित होती है, बिकॉज बचपन से रटने की आदत रही। अच्छा हाँ, एक साइड चाइल्ड लिखा, दूसरी साइड चिल्ड्रन लिख लिया करते थे। ये समझ नहीं आता कि कॉमन नाउन क्या है, राइट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो जो हमारे एमटीएस या सीएचएसएल लेवल के कैंडिडेट हैं, आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो क्लोज टेस्ट में पूछे जाएं या फिलर्स के अंदर पूछे जाएं, वो इन तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये क्लैरिटी हमें चाहिए। चाइल्डहुड जो है, दिस इज व्हाट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसका मतलब क्या हो गया, बचपन। ये बचपन हो गया,
ये बचपन का भाव, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक ये दोनों के दोनों शब्द क्या हैं? एडजेक्टिव हैं, ये विशेषण हैं, ये विशेषता बताएंगे। अब नया प्रॉब्लम एक यहां पे ये आ जाता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक, देन क्या फर्क है इसमें? भाई बैच से रिलेटेड डिटेल में बार बार कह रहा हूं, मैं क्लास के लास्ट के 10 से 15 मिनट में जो भी सवाल होगा वो पूछ लीजिएगा। मैं क्लास के शुरू में वो बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि पहली क्लास है, यहां पढ़ने पे हम ध्यान दें जरा। हाँ जी, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक, दिस इज व्हाट नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। ये एक टर्म मैंने इस्तेमाल किया, कॉनोटेशन। अब ये टेक्निकल टर्म शुरू होंगी वोकैबुलरी की। यहां पे कॉनोटेशन का मतलब होता है कि एक शब्द का एटीट्यूड किस तरीके का है। एक ही मतलब के शब्द पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एक ही मतलब के शब्द। तब ये दोनों शब्द एडजेक्टिव हैं, ऊपर लिख लिया है मैंने, लेकिन दोनों के कॉनोटेशन में फर्क है। ये नेगेटिव शब्द है जबकि ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। चाइल्डिश का मतलब एक बच्चे की तरह इमैच्योर बिहेवियर, राइट, जिसे कहते हैं ना बहुत ही बचपना दिखा रहा है, तो बचपना के लिए चाइल्डिश होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिज चाइल्ड लाइक क्वालिटीज, तो चाइल्ड लाइक का मतलब क्या है? कि जो एक बच्चे की तरह बिल्कुल इनोसेंट है, बिना किसी मुखौटे के है, जैसा है वैसा है। तो देखो भाइयों, सबसे पहले लेवल की डिफिकल्टी ये है। अगर आप इस लेवल पे भी नहीं पहचान पाते कि भाई इन शब्दों में क्या फर्क है, अगर लिखा हुआ है कंप्लाई, कंप्लायंस, और आपको हर एक शब्द के लिए डिक्शनरी देखनी पड़ती है, इसका मतलब कि ग्रामर बहुत वीक है। और एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कोई भी आपसे शब्दों का हिंदी अर्थ नहीं पूछ रहा होता, और ना तो कोई आपसे सिनोनिम की लिस्ट पूछ रहा होता। अब जरा आप ये देखो, जो आप करते हो वोकैबुलरी के साथ, उसका पेपर में क्या रोल है? हम जनरली क्या देखते हैं? वर्ड है, नीचे मीनिंग है, उसके बाद नीचे 4 सिनोनिम है, नीचे 4 एंटोनीम है। कोई एग्जाम डिस्क्रिप्टिव पेपर है क्या ये किसी स्कूल या कॉलेज का? बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट कि somebody is asking बेटा राइट द 5 synonym of this word or राइट द 5 antonym of this word। वो तो ये पूछते हैं कि आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस which one is the closest synonym of the given word or closest antonym of the given word। means what? कि आपको हो सकता है कि वो चारों के चारों शब्द सिनोनिमस हो सकता है 4 में से एक बाहर हो, लेकिन 3 शब्द पर्यायवाची हो। लेकिन पेपर वाला ये पूछ रहा है कि इनमें सबसे पास का सिनोनिम कौन सा है। आपने उसकी लिस्ट रटी हुई है सिनोनिम की, आपको यह नहीं पता कि इन समानार्थी शब्दों को किन पैमानों पे, किन पैरामीटर्स पे मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। वही काम फिलर में होगा, क्लोज टेस्ट में होगा। ऐसा तो नहीं 4 वर्ड भरना है वहां पे। आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 वर्ड इज सुटेबल एंड यू आर सपोज टू हैव दोज मैकेनिज्म, दोज टैक्टिक्स जिनके आधार पे आप उन सिनोनिमस वर्ड्स को डिफरेंशिएट करें। तो उसी में से एक एस्पेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। अब कॉनोटेशन, कॉलोकेशन, कॉन्टेक्स्ट, डिग्री ऑफ वर्ड्स, यूसेज, ये सब तो बाद की बातें हैं, थोड़े से हाई लेवल की। जब आप अच्छे लेवल पे वोकैबुलरी में पहुंचते हैं, या एसएससी सीजीएल मेंस के फेलर्स की बात करते हैं, या बैंकिंग के अलग अलग तरह के फेलर्स की बात करते हैं, मैनेजमेंट एग्जाम्स की, तब वो टेक्निकल चीज आती है। एसएससी बेसिक्स का एग्जाम है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस में सिर्फ ग्रामर में खेल लेते हैं वो। लेकिन क्योंकि हम वहां पे ग्रामर के भी रूल रटते हैं, अंडरस्टैंडिंग में वीकनेस होती है, तो दिक्कत आ जाती है। अब कंप्लाई यहां पे वर्ब है, जिसका मतलब हो गया आज्ञा पालन करना। कंप्लायंस इज आज्ञा पालन एंड कंप्लायंट क्या है? एडजेक्टिव। तो एक आदत आपको डाल लेनी है अभी से, जो लोग इस लेवल पे भी परेशान है, क्योंकि देखो भाई ऑनलाइन क्लास है एंड आपसे पर्सनली कोई इंटरेक्शन तो होता नहीं है, आपके जवाब से ही पता लग रहा होता है कि यहां पे क्या प्रॉब्लम है। तो आप बेहतर समझते हैं, अगर आप इस लेवल पे स्टक हैं, इफ यू आर स्टक एट दिस लेवल एंड यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट दैट व्हाट काइंड ऑफ ग्रामेटिक प्रोफाइल दिस वर्ड हैज, तो थोड़े अपने ग्रामर के बेसिक्स को बेहतर करें, रटे मत, समझ पाएं। सारा कानून, नियम, रूल, कॉन्सेप्ट पढ़ने का मतलब यही है कि हम शब्दों को आइडेंटिफाई कर पाएं, फ्रेजेस को आइडेंटिफाई कर पाएं, क्लॉजेस को आइडेंटिफाई कर पाएं। नहीं कर पाएंगे आइडेंटिफाई, तो यूज कैसे करेंगे? पेपर में यूसेज टेस्ट किया जाता है। चलो भाई, ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल था। अब मैं थोड़ा सा ऊपर लेवल आ रहा हूं। हम बात किसकी कर रहे हैं? चैलेंजेस की, कि वोकैबुलरी में हम किस लेवल पे फंसे हुए हैं। हाँ जी, कंप्लाई, कंप्लायंस एंड कंप्लायंट। ही इज अ कंप्लायंट एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लायंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाउन, एडजेक्टिव हो गया विशेषण, आज्ञा पालक। यू आर सपोज टू डू योर बिजनेस इन कंप्लायंस विद द गवर्नमेंट रूल्स, यानी सरकारी नियमों के आज्ञा पालन के साथ आपको बिजनेस करना है, राइट। यू नीड टू कंप्लाई विद द ऑर्गेनाइजेशन रूल, यानी आपको आज्ञा पालन करना पड़ेगा। ये देखो बिल्कुल बेसिक लेवल था भाई। अभी और भी इसमें एस्पेक्ट हैं।
जैसे कई बार आपके मन में ये सवाल आते होंगे कि भाई देखने के लिए हमारे पास इंग्लिश में इतने सारे शब्द हैं, या बोलने के लिए इतने सारे शब्द हैं, सुनने के लिए शब्द हैं, इन बेसिक शब्दों में भी क्या फर्क है, आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज तो अब जरा मैं लेवल 2 की बात करता हूं, जहां पे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। कुछ ऐसे शब्द मैं आपको लिखने जा रहा हूं यहां पे, जो कि आपको लगता है कि आपको पता है। कितना पता है, आइए देखते हैं। पहला शब्द है फाउंडर। ग्रामेटिकल प्रोफाइल जरूर बताना मुझे। पहला शब्द लिखा है मैंने यहां पे फाउंडर, राइट। द सेकेंड वर्ड इज लैटिट्यूड। दिस इज द सेकेंड वर्ड। थर्ड वर्ड इज, ये ग्रामर में भी देखा होगा आपने, अक्विट। अक्विट। 3 शब्द हैं। क्या फर्क है इनका? संस्थापक, बहुत अच्छे, वेरी गुड। फाउंडर इज नाउन, जयदीप, प्रियंका, प्रिंस, इधर भी यूट्यूब पे भी मैं देख पा रहा हूं। बैच का ड्यूरेशन 60+ आवर्स का है। बैच के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लास्ट के 15 मिनट्स में पढ़ लो भाई, लगातार बने रहना, लास्ट के 15 मिनट्स में सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। दोष मुक्त करना, ओके, संतोष। आ जाइए। अब फाउंडर जो है ये शब्द नाउन है, इसका पता मतलब आई थिंक 99% लोगों को होगा। फाउंडर, संस्थापक, जो फाउंड करे, किसी भी चीज की स्थापना करे, फाउंडर नाउन है। ऐसे ही लैटिट्यूड जो शब्द है ये क्या है भाई? लैटिट्यूड भी नाउन है। अब लेकिन लैटिट्यूड अगर नाउन है तो इसका क्या मतलब है? एक तो हम सभी को पता है ये अक्षांश रेखा, राइट, ज्योग्राफी में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये मतलब सभी को पता है। फाउंडर का मतलब, मैं बाइलिंगुअल रख रहा हूं क्लास अभी, संस्थापक, ये सभी को पता है। लेकिन फाउंडर शब्द वर्ब भी है, ये कितने लोगों को पता है? और जब फाउंडर वर्ब होता है तो इसका क्या मतलब निकलता है? लैटिट्यूड का क्या एक और मतलब भी है क्या? बिल्कुल है। हमारे कुछ भाई बंधु यहां पे फ्रीडम लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन भाई फ्रीडम अगर है तो फिर फ्रीडम और लैटिट्यूड में क्या फर्क है? जहां जहां पे फ्रीडम यूज करते तो वहां लैटिट्यूड यूज कर लेते फिर तो, हाँ या ना? फ्रीडम फाइटर की जगह पे लैटिट्यूड फाइटर लगा लेते हैं हम। तो ये वाली प्रॉब्लम दूर करनी है हमें। जब हम हिंदी मीनिंग या अधूरे मीनिंग रटते हैं दिमाग में तो फिर वहां पे दिक्कत आती है। अब फ्रीडम के लिए फ्रीडम भी है, लिबर्टी भी है, इमेंसिपेशन भी है, इमेंसिपेट करना, आजाद करना किसी को, राइट। यहां पे जब आप बात कर रहे हैं सिर्फ फ्रीडम लिख रहे हैं तो फिर वहां पे दिक्कत आ जाएगी। बिकॉज एक बात क्लैरिटी के साथ दिमाग में बिठा लो, इंग्लिश में अगर 2 वर्ड हैं तो वो डेफिनेटली एक दूसरे से क्या हैं? अलग हैं। 2 वर्ड्स आर नेवर सेम, दे आर सिनोनिमस बट दे आर नॉट एग्जैक्टली इंटरचेंजेबल। अगर शब्द अलग बना है तो किसी ना किसी पैमाने पे फर्क होगा। लेकिन जब हम सिनोनिम्स की लिस्ट रटते हैं, एंटोनिम्स की लिस्ट रटते हैं, तो फिर वो फर्क आप नहीं जान पाते। देखिए, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? फ्रीडम टू what? To act, to act, to think or to behave। यानी सामने वाले ने जब आपको एक तरीके से पूरी ये आजादी दे दी कि आप जैसा चाहते हो उस तरीके से सोच सकते हो, काम कर सकते हो, बिहेव कर सकते हो, तो इस तरह के फ्रीडम को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं, राइट। जैसे कहा जाए कि ही अलाउड हिज सन द लैटिट्यूड। सो इसका क्या मतलब है कि उसने अपने बेटे को पूरी तरीके से ये फ्रीडम दे रखी कि बेटा मुझे अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है और आप जो चाहो वो रास्ता चुन सकते हो, चाहे जिस भी फील्ड में जो भी डिसीजन लेना है। तो जब एक पिता अपने बेटे को इस तरह की फ्रीडम दे रहा है कि आप जैसे चाहो एक्ट करो, सोचो, बिहेव करो, तो उस तरह के फ्रीडम को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। बट ये जो सेंस है लैटिट्यूड का, ये जो मीनिंग है, ये कम लोगों को पता होगा। अब मैंने उन शब्दों को चूज किया जिनके मतलब आपको पता है। तो अब यहां से एक और रंग हमें वोकैबुलरी की देखने को मिल रही है। कई शब्द हमारे ऐसे होते हैं, जैसे आपको ये वर्ड बहुत बेसिक है, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दैट, कि भाई यही जो हमारी स्पेलिंग है, यही नाउन भी है, यही वर्ब भी है। सबको पता है कि वर्क का मतलब काम भी होता है, काम करना भी होता है। आई वर्क एवरी डे, यहां पे वर्क वर्ब हो गया। आई लाइक दिस वर्क, यहां वर्क नाउन हो गया। लेकिन वहीं पे एक ही शब्द के जब अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल में हम यूजेस कर रहे होते हैं, या एक ही प्रोफाइल के अंदर कई बारी एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। अब देखो, लैटिट्यूड का नाउन, लेकिन नाउन के ही 2 फॉर्म और दोनों फॉर्म के बिल्कुल अलग मतलब, और उन दोनों का आपस में कोई लेना देना भी नहीं है।
अक्षांश रेखा है, उधर आपकी लैट लॉन्ग, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं हम किसी जगह की स्पेसिफिक लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑन दिस पीस ऑफ अर्थ, और यहां पे फ्रीडम, आपस में इनका कोई लिंक नहीं है। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है फाउंडर का मतलब संस्थापक, लेकिन फाउंडर का इस्तेमाल जब हम वर्ब के तौर पे कर रहे होते हैं, जैसे फाउंडरिंग आ गया, तो अगर आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल के यूसेज नहीं पता, मीनिंग नहीं पता, तो आप यहां पे फंस जाओगे। कोई फाउंडर का वर्ब के तौर पे मतलब बताएगा क्या मुझे? वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है क्या आपको अभी? चलिए मैं मतलब बता देता हूं। फाउंडर का मतलब होता है टू बी अनसक्सेसफुल। इसका लिटरल यूज भी होता है, मैं यहां नीचे लिख देता हूं अनसक्सेसफुल, टू बी अनसक्सेसफुल। जब आप किसी चीज में फाउंडरिंग कर रहे हैं तो वहां पे आप अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। या अगर हम इसका लिटरल सेंस में मतलब देखें तो स्पेशली ये जो शब्द है हमारा, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? वर्ब के तौर पे, स्पेशली फॉर बोट। जैसे किसी बोट के लिए कि वो बोट जो है वो पानी से भर जाए और पानी से भर करके वो बोट डूब जाए, राइट? बिल्कुल कमेंट आ रहा है। कहीं पे वीडियो में कोई दिक्कत है क्या? कुछ लोगों को ही दिक्कत है। टू फिल विद वाटर एंड सिंक, ये भी मतलब है फाउंडर का वर्ब के तौर पे। तो जाहिर तौर पे स्पेशली फॉर बोट लिखा है मैंने कि किसी नाव में, बोट के अंदर पानी का भर जाना और उससे नाव जो है वो बोट जो है उसका डूब जाना, इस प्रक्रिया के लिए जो वर्ब है वो क्या है? दैट इज फाउंडर। और जाहिर तौर पे अगर वो बोट जो है वो सिंक कर रही है तो वो क्या है? अनसक्सेसफुली हुई, वो जर्नी पूरी नहीं हुई। और इसीलिए हम इसका जो कंटेक्चुअल यूसेज है, किसी इंसान के असफल होने के लिए भी वर्ब के तौर पे हम फाउंडर का इस्तेमाल कर लेते हैं। भाई उसमें आईएनजी लगा लोगे अगर उसकी आवश्यकता है तो, एससीएस लगा लोगे, जैसे भी। अब वैसे ही हमारे पास अक्विट शब्द है, और मेरे ख्याल से यहां पे इसका अगर आप देखें तो ये प्रोनाउन के चैप्टर में भी पढ़ते हैं आप, ये प्रोनाउन के चैप्टर में भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसके बारे में कौन बताएगा? अब देखो अक्विट जो शब्द है ये वो शब्द है, प्रोनाउन में आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, जो सेल्फ वाले शब्द हैं हमारे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, राइट, हिम सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये वो शब्द है जिसको बच्चा कई बार रट लेता है कि नहीं इस वर्ड के साथ, क्योंकि लिस्ट लिखी होती है, इस वर्ड के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वर्ड के दो मतलब हैं। एक मतलब तो सभी को पता है कि भाई टू फ्री फ्रॉम द ब्लेम, यानी जब आप किसी को आरोप से मुक्त करते हैं, टू फ्री फ्रॉम द ब्लेम। ऑफिशियली मतलब ये ऑफिशियली है बिल्कुल कि भाई कोर्ट ने अक्विट कर दिया, कोर्ट ने बरी कर दिया। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, जो कि अगेन ज्यादातर लोगों को पता होगा। बट अक्विट का मतलब एक और भी होता है, क्या? टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर विच इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। जिस तरह के व्यवहार किया, जैसा आपको कहा गया है उस तरीके से व्यवहार करना, यह भी अक्विट का ही एक मतलब है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम इस वाले मतलब के लिए लगाते हैं। बड़ा पुराना सेंटेंस पेपर में आता रहा है, राइट? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अक्विट देमसेल्व्स इन द सर्विस ऑफ कॉमन मैन। So government officials acquit themselves because if you are a government official, you are expected to behave in a certain manner. आपसे खास तरह के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, और उस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्लूरल है तो वहां themselves लगाओगे। तो ये बात जो है ये हमें थोड़ी समझनी पड़ेगी कि वन वर्ड में हैव मल्टीपल मीनिंग्स, और इन्हीं कैटेगरीज को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड होमोनीम्स। और होमोनीम्स के ऊपर 3 अलग अलग तरीकों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे यूपीएससी के भी जो अलग अलग एग्जाम्स हैं, आपके सीरियस है, एनडीए है, राइट, वहां पे वोकैबुलरी बेस्ड अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं काफी क्वेश्चंस। 3 तरीकों से जनरली पूछा जाता है। उन सारे तरीकों के ऊपर क्वेश्चन हम करते हैं पीडीएफ लाइव क्लासेस के अंदर। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, ये थोड़ा सा लेवल 2 है। लेवल 2 इसलिए मैंने कहा है
कि भाई जो सबको पता है वो पेपर सेटर को भी पता है कि भाई ये तो सबको पता होगा, ये बहुत बेसिक शब्द है, लेकिन उसे ये भी पता है कि मुझे क्या क्या नहीं पता होगा 90% 95% बच्चों को, और वहां पे वो खेलते हैं। वैसे ही एक शब्द और मुझे ध्यान में आ रहा है, द वर्ड इज दिस, पोर। अब पोर नाउन भी है और पोर वर्ब भी है, राइट? इसको प्लीज इससे कंफ्यूज मत करना, ये बहुत बेसिक कंफ्यूजिंग वर्ड है, ये तो सबको पता है पोर वर्ब है, पोर का मतलब उड़ेलना होता है, बट दिस पोर इज नाउन। सभी को पता है कि भाई गर्मियों का मौसम है बिल्कुल, और जो पसीने आ रहे होते हैं, हमारे जो रोम छिद्र होते हैं, उन्हें हम पोर कहते हैं। इंसानों में भी, पौधों में भी, अलग जीव जंतुओं में, सभी में पोर्स पाए जाते हैं। तो दिस इज द टाइनी ओपनिंग्स, राइट? ये टाइनी ओपनिंग्स है हमारी स्किन में। लेकिन वर्ब के तौर पे पोर का क्या मतलब होता है? एब्सोल्युटली नवीन, जो मेरे वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बैचेस होते हैं, ये एसएससी से लेकर के कैट लेवल तक जाते हैं, और इन एग्जाम्स में फर्क है, मैं कई बार यूट्यूब पे पहले भी बता चुका हूं। तभी डिफिकल्टी लेवल और बाकी चीजों में इतना फर्क आता है। हां जी, PORE वर्ब के तौर पे इसका क्या मतलब है? फेसबुक इज फाउंडेड बाय मार्क जकरबर्ग। ऋतिक, वो फाउंड का इस्तेमाल आप वर्ब के तौर पे कर रहे हैं, हमने फाउंडर के इस्तेमाल वर्ब के तौर पे बात की थी। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। हां जी, देखो ये जनरली फ्रेजल वर्ब के तौर पे ही इस्तेमाल होता है इस तरीके से कि पोर ओवर समथिंग, पोर ओवर, STH लिख रहा हूं मैं समथिंग के लिए, जिस तरीके से डिक्शनरीज में शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज के ऊपर पोर ओवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि आप उस चीज के अंदर पूरी तरीके से डूब जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पोर ओवर समथिंग। यानी आप कोई काम कर रहे हो, यू आर राइटिंग समथिंग, यू आर स्टडिंग अ बुक, यू आर स्टडिंग अ मैगजीन, इफ यू आर पोर्ड ओवर दैट बुक, इसका क्या मतलब है कि आप उस काम में पूरी तरीके से डूब गए हो, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में, बहुत दिल लगा के उस काम को कर रहे हो, उस बुक को पढ़ रहे हो, जो भी लेखन कार्य कर रहे हैं आप उसको कर रहे हैं। तो ये मतलब होता है टू गेट एनग्रॉस्ड इन समथिंग कंप्लीटली, ये पोर का मतलब है वर्ब के तौर पे। चलिए, सो दिस इज द सेकेंड लेवल, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे वर्ब मिलेंगे आपको, राइट? मैं इसका मतलब लिख भी देता हूं मौखिक यहां पे, टू स्टडी अ बुक और एनीथिंग फॉर दैट मैटर डीपली, राइट? पूरी तरीके से उस काम में डूब जाना, तो पोर्ड ओवर समथिंग का ये मतलब आ जाता है। चलो अब थोड़ी सी रियल वोकैबुलरी की बात करते हैं, अगले लेवल पे जाते हैं थोड़ा। अभी तो बहुत बचकाने काम कर रहे थे हम। लेवल नंबर 3, कुछ शब्द यहां पे मैं लिख रहा हूं। द वर्ड इज मोट, रवीन, गली, इधर लिख देता हूं फिर एक और शब्द, ट्रेंच। अब यहां पे मैंने ये 4 शब्द लिखे हैं आपके लिए। चार शब्द यहां पे लिखे हैं। इन चारों शब्दों की अगर आप बात करो ना, तो ये सिनोनिम्स में आएंगे, ये समानार्थी शब्द हैं, और चारों के चारों शब्दों का मतलब किसी न किसी तरह का गड्ढा है। अब जैसे मैं एक वर्ड डाल दूं यहां पे डिच, सपोज डिच डाल दिया, डिच गड्ढा होता है, और कई बार डिच का इस्तेमाल हम ऐसे भी करते हैं, डिच्ड हिम, डिच्ड हर, राइट? जब किसी ने संबंधों में आपको डिच कर दिया, यानी गड्ढे में फेंक दिया, टाइम पूरा हुआ, लात मार के किनारे किया, सो दिस इज व्हाट डिच कर देना। एनीवे, सो वहां पे डिच का इस्तेमाल हम वर्ब के तौर पे करते हैं, और डिच किसी भी तरह के गड्ढे को कहते हैं आप। अब ये हर जो 4 शब्द मैंने यहां पे लिखे हैं, ये सब गड्ढे ही हैं। अब सपोज किसी क्लोज टेस्ट के अंदर या किसी अच्छे फिलर के अंदर आपको यही 4 शब्द मिल जाएं, और आपकी वोकैबुलरी घायल है या बड़े सतही लेवल पे है, सुपरफिशियल है, और आपने वहां पे सिर्फ ये ध्यान में रखा हुआ है कि हाँ भाई ये गड्ढे होते हैं, तो फिर तो मामला फंस जाएगा ना।
क्योंकि सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि मुझे एक गड्ढे का शब्द चाहिए, लेकिन गड्ढा किस प्रकार का, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट? हाँ जी, तो कौन ज्ञान दे रहा है यहां पे? नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। अजीत, योर कॉन्सेप्ट इज रियली अमेजिंग, हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ लाइक यू? ओ माई गॉड अजीत, यू आर एब्सोल्युटली यूनिक। हाँ, सबका डीएनए अलग है, सब अपने आप में यूनिक हो, किसी को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। बट बीइंग अ मेंटोर आउट हियर, माई जॉब इज टू लेट यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू फेसिंग। मैं यहां सीधा ज्ञान देने या कुछ चमकाऊ बातें करने या टिप्स ट्रिक्स बताने नहीं आया, वो तो भरपूर है हमारे पास, कमी कुछ भी नहीं है आज के टाइम में, सब जगह चमकार है आपके पास, बट मामला फिर भी घायल है। तो मैं आज पहली क्लास है, तो सबसे पहले कहां बीमार हैं हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, बीमारी का एक लेवल मैंने उन बच्चों की संख्या काफी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्विजेस डालता रहता हूं रोज। अब उसमें पता लगता है कि कितने % बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं। कई बार मुझे लगता है ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी दिख रहा है 30% बच्चा गलत आंसर कर रहा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन में भी। तो आपके बारे में जानकारी वहीं से होती, फिर इसीलिए मैंने आज की क्लास अलग तरीके से कस्टमाइज की, मैंने सीधा आकर के कुछ ज्ञान नहीं दिया। पहले हमें देखना है कि मैं किस लेवल पे हूं। अब फाउंडर का मतलब संस्थापक पता है, लेकिन कितने लोगों को पता है कि उसका मतलब असफल हो जाना होता है, या किसी बोट के अंदर पानी से भर के डूब जाना उसका लिटरल मतलब है? हाउ मेनी ऑफ अस नो? ये सवाल हमें खुद से पूछना है। अब ये अगला लेवल है। अगला लेवल है, क्यों कह रहा हूं मैं, जैसे एसएससी सीजीएल मेंस या सीपीओ के मेंस में या बैंकिंग के एग्जाम में इन तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। अब यहां पर दिक्कत यह आती, जो मैंने अभी शुरू में कहा था, कि असली चैलेंज पैदा होता है कि जब मुझे सिनोनिमस वर्ड मिले तो मैं उन्हें किस तरीके से यूज करूं, और उसके बहुत सारे पैमाने हैं अलग अलग। अब जैसे यहां पे जो आज हम देख रहे हैं, जो पहला वर्ड दिया है ना, यहां पे जिस पैमाने की मैं बात कर रहा हूं वो है कॉन्टेक्स्ट का। देखो, सब के सब गड्ढे हैं, लेकिन सभी का कॉन्टेक्स्ट यहां पे अलग अलग है। ट्रेंच, ये बड़ा सुना होगा, आजकल चाइना और इंडिया के बीच में, भारत के बीच में जो है टसल चल रही है, बार बार ये शब्द सुनाई देता है अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो। और ट्रेंच का मतलब होता है बंकर। राइट? जब जमीन के में बंकर उन्होंने बनाते हैं, बंकर वो गड्ढा ही खोदते हैं, लेकिन अब उस गड्ढे का शेप साइज अलग होता है। बंकर कैसा होता है, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट। भाई वो पतला सा होगा और लंबा सा होगा, क्योंकि उसमें 5, 7, 10 जो हम जवान हैं सेना के, वो छुपेंगे और छुप करके वहीं से फिर निशाना लगाते हैं। तो जो बंकर होती है हमारी, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्रेंच। पहले मैं थोड़ा हिंदी में समझा दूं, फिर इंग्लिश में उनको डिटेल में लिख दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने की बाद में भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर सकते हैं, वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगी। मोट क्या होता है? व्हाट इज मोट? MOAT। क्या फर्क आ जाएगा यहां पे अगर हम मीनिंग वाइज बात करें? अभी क्लैरिटी है आप सभी को वीडियो में? ये जो हमारे राजस्थान से जो भाई हैं ना, उन्होंने खूब देखा है, या जो जब भी आप राजस्थान जाएंगे इतने सारे वहां पे आपको किले दिखाई देते हैं। राइट? सो जो पुराने समय में आप देखते थे, किलों के आसपास पूरा का पूरा गड्ढा होता था और उस गड्ढे को पानी से भर के रखा जाता था। कारण भी आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी दुश्मन सेना है वो डायरेक्टली ना पहुंच पाए उस किले तक, उस महल तक, उस पैलेस तक। तो वो क्या करते थे कि महल के चारों तरफ गड्ढा खोद दिया और उस गड्ढे में पानी भर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर था गड्ढों का, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड, ये पूरा का पूरा सराउंड कर लेगा गड्ढा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मोट। रेविन क्या होती है? व्हाट इज रेविन? रवीन इज राइट प्रोनाउंसिएशन। एंड द गली, दोनों में क्या फर्क है? दोनों ही गड्ढे हैं, अलग अलग तरीकों के ट्रेंच गार्ड, बिल्कुल। अच्छा, रवीन और गली के बीच में किसमें ज्यादा गहराई होगी? यस, रवीन और गली में क्या फर्क है? और नैरो डीप वैली विद स्टीप साइड्स। और जनरली रवीन बनती कैसे? ये घाटी बनती कैसे? जाहिर तौर पे इतनी सारी ज्योग्राफिकल चेंजेस होते हैं। ये स्टीप साइड से, यानी ये थोड़ा सा गहरा होगा आपका, इस तरीके का।
जबकि अगर हम गली की बात करें तो इसकी गहराई कम होगी, ये थोड़ी सी स्टीप साइड होगी, ये थोड़ा सा कम गहरा होगा। गड्ढा ये भी है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे कौन सा वर्ड कहां पे यूज करना है। रेनफॉल, नेचुरली, बिल्कुल, इट्स अ नैरो पैसेज दिख रहा है आपको, बिल्कुल, स्पेशली मेड थ्रू वाटर फ्लो। पानी के फ्लो के साथ ये बन जाते हैं भाई। वहां से नाला कोई लगातार बह रहा है, वो नाला छिछला होगा, वो गहरा नाला नहीं होगा, तो उसको आप क्या कह लोगे, गली कह लोगे। अगर उसमें गहराई ज्यादा होगी, राइट, और जो उसके साइड्स हैं वो स्टीप हैं, सो दैट वुड बी कॉल्ड व्हाट, रवीन। सो यू नीड टू रीड दैट लाइन, दैट पैराग्राफ, एंड देन ट्राई टू गेट द कॉन्टेक्स्ट कि मुझे यहां पे किस कॉन्टेक्स्ट में शब्द चाहिए, और उस आधार पे आप जो है वो तय करते हैं। राइट, गली हो गया, रवीन हो गया, ट्रेंच, राइट, बंकर हो गया हमारा, और वाइड डिच सराउंडिंग अ कासल। ठीक है, तो ये है कि हमारे पास 4 शब्द हमें मिले, बट सब के सब गड्ढे हैं, लेकिन हमें पता है कि कौन सा गड्ढा कहां पे इस्तेमाल होगा। ये ट्रेंच हो गया, बंकर, इसीलिए यहां से वर्ब बनता है एक एंट्रेंच करना। एंट्रेंच करना होता है अपने को उस बंकर में छुपा लेना, ईएन लगा करके आप यहां पे वर्ब बना देते हैं। राइट, ये बंकर हो गया। ये किसी महल या कासल के चारों तरफ जो गड्ढा बनाया जाता है, जनरली फिल्ड विद वाटर। रवीन जो है वो ज्यादा स्टीप होता है, गहरा होता है, राइट, और गली जो होती है वो कम गहरी होती है, नैरो पैसेज होता है। तो ये फर्क हो गए। अब ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी हैं जो कॉन्टेक्स्ट में बहुत परेशान करते हैं, आइए जरा उनको भी देखते हैं। अलग अलग पैमानों पे हमारे पास शब्दों की समझ पैदा होती है। बड़ा पॉपुलर शब्द है ये, कौन कौन से भाई, ये है मैसेकर, जेनोसाइड और कार्नेज। व्हाट इज द डिफरेंस? सारे के सारे शब्द जो हैं वो नरसंहार के लिए हैं। अब अगर एक मासूम सा बालक है, बच्चा है, उसे पता है कि हाँ ये सब नरसंहार हैं, लेकिन क्या फर्क है इन नरसंहारों में? नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, YouTube पे भी नमस्ते, ऐप पे भी नमस्ते, बताएं प्लीज। मैसेकर, जेनोसाइड, डिग्री ऑफ वर्ड इंक्रीज हो रहा है? नहीं भाई, ये कॉन्टेक्स्ट ही है, ये कॉन्टेक्स्ट ही है। देखो आप, इनडिस्क्रिमिनेट एंड डेलिबरेट किलिंग्स। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करना। इनडिस्क्रिमिनेट एंड डेलिबरेट किलिंग, हमेशा शब्दों को आप तभी दिमाग में रख सकते हो जब एसोसिएशन बिल्ड कर पाओ। ये बार बार ये बात होती है कि वो जो रोज 10 वर्ड मिलते हैं हमें द हिंदू से, अलग अलग रिसोर्सेज से, वो नहीं याद रह पाते हैं या रटने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मेक सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद दैट वर्ड। सो इफ यू आर एबल टू मेक सम एसोसिएशन, आपको वो शब्द याद रहेंगे। अब मैसेकर के लिए आप जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसको ध्यान में रख सकते हैं, राइट। अगर जलियांवाला बाग जो है ये वाला आपको याद है, अभी 2019 में हमने उस घटना की सेंटिनरी मनाई, 100 साल पूरे हुए उसके। तो यहां पे क्या नजर आ रहा है, वो है मैसेकर। यहां पे क्या लिखा है, इनडिस्क्रिमिनेट, क्योंकि जलियांवाला बाग में बूढ़े जवान बच्चे सब मौजूद थे, यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई गोलियों से भूनने से पहले कि भाई नहीं बच्चे नहीं मरने चाहिए या महिलाओं को नहीं मारना है, ऐसा कुछ नहीं। इनडिस्क्रिमिनेट, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और क्या है, डेलिबरेट किलिंग्स, जानबूझकर जहां हत्या की जाती है। अब आइए अगले शब्द पे। अगला वर्ड है जेनोसाइड। साइड बहुत ही फेवरेट सफिक्स है, राइट। कल की क्लास में ये सब रूट वर्ड और उनके स्ट्रक्चर और कैसे सब करना उनकी चर्चा करेंगे। आज हम अपनी बीमारियां देख रहे हैं थोड़ी कि क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास। जेनोसाइड इज व्हाट, ये भी किलिंग है। अगर आपने नरसंहार याद रखा हुआ है तो पेपर में फिर नील बट्टा सन्नाटा हो जाएगा मामला। तो
रट्टू तोतों का। तो यहां पे जेनोसाइड में क्या है फर्क? हाँ जी, कोई बताएगा यहां पे? चलो मैं आपका देखने से पहले मैं खुद ही लिख दूं। किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, killing of a particular community in a planned manner, in a planned manner, that is called what? That is called genocide. जब आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्लान तरीके से मारते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। यहां पर्टिकुलर कम्युनिटी शब्द आ गया। अब ये इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग नहीं है, और इसके लिए जेनोसाइड के लिए अपने देश में हम 1984 का केस याद कर सकते हैं, या 90s में जो हमारे कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ, कश्मीर से भगाया गया, मारा काटा गया। जब आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, राइट? या 1984 में जब पकड़ पकड़ के सिखों को मौत के घाट उतारा गया, तो इसे कहा जाएगा जेनोसाइड। या ज्यूज को मारा गया। तो ये जब आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और प्लान तरीके से किलिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। अब बारी आती है कार्नेज की। यहां रूट वर्ड भी बड़ा प्यारा है, कार्न शब्द जहां पे भी आता है, राइट? इसको कॉर्न मत समझ लेना, CORN, पॉपकॉर्न नहीं है, ये CARN है। कॉर्न का मतलब ही बॉडी होता है, राइट? कार्नल प्लेजर, फिजिकल प्लेजर। और यहीं से आता है कार्नेज यानी नरसंहार। और यहीं से आता है शब्द कार्निवल भी। जब कहीं पे भी कार्निवल होता है तो बहुत सारी फिजिकल बॉडीज वहां पे प्रेजेंट होती हैं। और वहीं पे जब कार्निवोरस, तो खैर बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, जो मांसाहारी है उसे कार्निवोर कहोगे, कॉमन नाउन, कार्निवोरस एडजेक्टिव हो गया, राइट? तो ये रूट वर्ड में डिस्कस करेंगे। अभी यहां हम मौत की ही बात कर रहे हैं, देख लेते हैं कार्नेज क्या होता है। हाँ जी, तो कार्नेज क्या है? ये किन तरह की किलिंग्स हैं, इसको भी समझ लेते हैं। वायलेंट किलिंग्स, violent killings during war time, युद्ध के दौरान। अब जैसे अभी हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा कार्नेज के अंदर। जब किसी वार सिचुएशन में, जहां दो पार्टीज के बीच में युद्ध हो रहा है और उसमें मौतें होती हैं, राइट, किलिंग्स होती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड कार्नेज। और कार्नेज कहां पे इस्तेमाल होगा? तो ये डेफिनेटली आपका, अगर ये देखो आप, तो ये इंटेंशनल भी है, युद्ध हो रहा है, दोनों पार्टीज कर रही हैं, इंटेंशनल भी है ये कार्नेज, और उसके साथ साथ ये एक्सीडेंटल भी है। एक्सीडेंटल भी है, एक्सीडेंटल किलिंग्स होती हैं। जैसे अभी पीछे पाकिस्तान के अंदर प्लेन क्रैश हुआ और कुछ 100 लोगों के करीब जो है वहां पर डेथ हो गई, राइट? या अभी पीछे इथियोपियन एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें लोगों की मौत हो गई। तो ये क्या है? ये एक्सीडेंटल किलिंग्स है। वहां पे भी अगर 100, 150, 50 ऐसे लोगों की मौत हो रही है तो उनके लिए क्या शब्द है? दैट इज कॉल्ड कार्नेज। सो दिस इज द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक। और रटना है तो फिर मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, और आप खुद भुक्तभोगी हैं, रट रट के कुछ हुआ नहीं। वो मामला अभी भी वही बना पड़ा है। Whenever जब आपको बोलना हो या जब आपको लिखना हो, you always fall short of words. And definitely this batch is not just for the aspirants, but definitely बाकी लोग भी vocabulary को बेहतर करना चाहते हैं। Wherever if you are working somewhere, आपको ये लगता है कि यार शब्दों की कमी आ जाती है, I am not that effective communicator, I don't get right words at the right time, जब मुझे बोलना हो तो मैं नहीं बोल पाता, शब्दों की बहुत कमी है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन आता है। तो खैर वोकैबुलरी का रोल काफी ब्रॉड है। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड विद योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट इन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी एज वेल। आप अच्छा कंटेंट पढ़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, समवेयर अच्छे लेवल की डिस्कशन हो रही है, यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट, राइट? क्योंकि आप तो स्ट्रगल कर रहे हैं, कहां से शब्दों का चुनाव हो रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट का फर्क है। इस तरीके से डिटेलिंग में हम वोकैबुलरी को जब समझते हैं तो फिर मजा हमारा बढ़ता है पढ़ने का भी। अब आइए एक अगले पैरामीटर की तरफ मैं बढ़ता हूं। ये तो कुछ कॉन्टेक्स्ट के मैंने एग्जांपल दिए कि देखो भाई, समानार्थी शब्दों को ना कॉन्टेक्स्ट के आधार पे आप तय करोगे। बस नरसंहार आपने अगर दिमाग में डाल लिया और ये रट लिया कि ये शब्द आपस में सिनोनिमस हैं, समानार्थी हैं, तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। अब आइए अगले शब्दों की तरफ पहुंचते हैं और अगले पैरामीटर की बात करते हैं। यहां पे देखो हमारे पास शब्द है क्यूरियस।
क्यूरियस, हमारे पास शब्द है प्राइंग, और एक वर्ड है इंटरेस्टेड। मेरे ख्याल से क्यूरियस और इंटरेस्टेड का मतलब एवरीबडी इज अवेयर ऑफ। प्राइंग शब्द थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, हो सकता है कि लो फ्रीक्वेंसी लग रहा हो, मतलब देखने को कम मिलता है हमें एग्जाम्स में। जो जनरली हमें देखने को कम मिलता है, हमें पता नहीं होता, वही एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात से आप भली भांति परिचित हैं। तो अब यहां पे अगर इन शब्दों के बीच में फर्क करने की बात की जाए तो यहां एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस होगा, और दैट इज कॉल्ड कॉनोटेशन टेक्निकली। कॉनोटेशन, कॉनोटेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एटीट्यूड ऑफ द वर्ड, दैट व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड दिस वर्ड हैज, राइट। यहां पे पॉजिटिव एटीट्यूड है शब्द का, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो एक ही मतलब के शब्द अलग अलग भाव रखते हैं। अब जैसे यहां पे क्यूरियस जो शब्द है, ये कॉनोटेशन इसका न्यूट्रल है, राइट। क्यूरियस आप किसी सेंस में यूज कर लेते हैं, बट प्राइंग जो है वो नेगेटिव है, और इंटरेस्टेड जो है ये पॉजिटिव है, सेम मतलब के लिए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, जैसे आप कहोगे सर आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बैच, अब जैसे पीछे बीच बीच में लास्ट अभी भी देखो तीर्थ सिंह पूछ रहे हैं बैच की वैलिडिटी क्या रहेगी। सो ये चीज जो है ना कि आप इंटरेस्टेड हैं जानने में, यू वांट टू एनरोल इन दिस बैच, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस बैच, एंड दैट इज व्हाई यू कीप ऑन आस्किंग, जबकि मैंने शुरू में ही कह दिया कि लास्ट के 15 मिनट में बता दूंगा, बट स्टिल इंटरेस्टेड हैं आप। लेकिन प्राइंग का इंटरेस्ट में कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे ये नेगेटिव सेंस में आ जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, उन्हें हमेशा किसी की जिंदगी में ना क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन समबडी एल्सेज लाइफ, उसके बारे में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। अब इस तरह की क्यूरियोसिटी को जहां से आपको गॉसिप मिल सके, मसाला मिल सके, काफी इंडस्ट्री उस पर चलती है, तो ये वाली जो क्यूरियसनेस है आपकी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्राइंग, राइट। सो इफ यू आर प्राइंग फॉर समथिंग, दिस हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, बिकॉज आपका कुछ भी लेना देना नहीं उस इंसान से, बट उसकी जिंदगी में क्या हुआ, कौन आया कौन गया, कब आया कब गया, आप लगे पड़े हैं जानने के लिए, उसे कहा जाता है प्राइंग। इनक्विजिटिव होना भी एक तरीके से न्यूट्रल कैटेगरी का वर्ड है। इनक्विजिटिव, सवाल पूछने, QUI आया हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए, इनक्विजिटिव, राइट। तो यहां पे आ जाता है फर्क किसका, कॉनोटेशन का। एक ही मतलब के शब्द पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल होते हैं। कई बार चर्चा की है मैंने, जैसे अगर हम बात करें क्या, एल्डरली पीपल, तो एल्डरली जो है वो न्यूट्रल है। वहीं पे अगर आप बात करें ओल्ड, तो वो क्या है, वो नेगेटिव है। और वहीं पे जब हम कहते हैं सीनियर सिटीजन, तो ये क्या आ जाता है, दिस बिकम्स पॉजिटिव। और इसीलिए अब कॉनोटेशन की समझ आपको पब्लिक प्लेसेस पे भी दिखाई देती है। आप मेट्रो की उन सीटों पे देखें जहां पहले ओल्ड पीपल लिखा था, जब 2004-3 की जो मेट्रोज रोल आउट हुई हैं, उनके ऊपर सीट्स के लिए अब आपको वहां पर ओल्ड पीपल नहीं मिलता, उन्होंने सीनियर सिटीजन से उसको रिप्लेस कर लिया, राइट। सीनियर सिटीजन से रिप्लेस कर लिया। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वन वर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ यूसेस, व्हेन यू यूज मोर पॉजिटिव वर्ड फॉर अ नेगेटिव थिंग और नेगेटिव सिचुएशन, व्हाट वी कॉल दैट थिंग इन वन वर्ड। बहुत आ चुका है SSC में कई बार। हाँ विपुल भाई, लाइव क्लास है ये, कुछ मतलब रेलेवेंट सवाल नहीं पूछ सकते। द वर्ड इज कॉल्ड यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, इट्स अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, और आप जा करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा हुआ है, इस रूट वर्ड को बहुत डिटेल में समझाया मैंने। EU वर्ड यहां पे रूट वर्ड है। यू का मतलब क्या होता है, गुड और वेल, अच्छा, राइट। बहुत सारे शब्द आते हैं यहां से। यूफेमिज्म का क्या मतलब होता है, टू यूज अ पॉजिटिव वर्ड, राइट, या इनडायरेक्ट जब तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं कुछ शब्द या भाव किसी नेगेटिव सिचुएशन के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूफेमिज्म। सो लाइक सीनियर सिटीजन इज एन यूफेमिस्टिक टर्म फॉर ओल्ड पीपल। तो ओल्ड, बुढ़ा कहना, वृद्ध कहना, उसके बजाय सीनियर सिटीजन यूज करना। सो दिस वर्ड हैज पॉजिटिव कॉनोटेशन, जबकि यहां पे क्या है, ये ओल्ड जो है ये नेगेटिव हो गया। और जब हम एल्डरली कहते हैं तो ये न्यूट्रल शब्द है। और एक चीज और भी दिमाग में रखनी है कि न्यूट्रल शब्दों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रंग ओढ़ने की क्षमता होती है। तो ये वोकैबुलरी की टेक्निकल चीजें हैं। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स का लेवल बेहतर होगा या अच्छे लेवल पे आप जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको बचा पाएंगी, तब आप क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे, राइट। तो ये हमारा फर्क आ गया किनके ऊपर, कॉनोटेशन के ऊपर।
कॉनोटेशन, कॉन्टेक्स्ट, राइट। अब ऐसे ही हमारे पास जैसे ये टर्म आ जाए, बहुत ही बेसिक शब्द हैं, देखो आप, जैसे कहा जाए रिच, राइट, और फिर आपके पास शब्द आ जाए एफ्लुएंट, एफ्लुएंट। अब अगर ये भी आपको पता है कि इसका मतलब भी अमीर ही होता है, फिर एक और शब्द आ जाए यहां पे, द वन मोर वर्ड इज दैट इज ऑप्युलेंट। अब ये भी अमीर है। अब अगर सिर्फ ये पता है कि नहीं तीनों का मतलब रिच ही होता है, तो फिर पेपर में हम फंस जाएंगे। अब यहां क्या समझ आ रहा है कि जैसे 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 हम इन शब्दों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शब्दों के पॉजिटिविटी की जो डिग्री है ना, जो डिग्री है वो इंक्रीज हो रही है, ऊपर का मतलब इंक्रीज हो रही है। एफ्लुएंट पर्सन डेफिनेटली रिच से भी ज्यादा रिच होगा, राइट, और ऑप्युलेंट तो बहुत ज्यादा अमीरियत हो गई। इनका नाउन का फॉर्म क्या बन जाएगा? रिचनेस, एफ्लुएंस एंड ऑप्युलेंस। कई बार आप सुनते हैं जब इवन ऑटोमोबाइल की रिव्यू देख रहे होते हैं आप, जैसे मान लो रॉल्स रॉयस की कोई गाड़ी है, तो वहां पे क्या कहेंगे? द इंटीरियर ऑफ दिस कार इज फुल ऑफ ऑप्युलेंस। अब वो 7 करोड़ 8 करोड़ की गाड़ी है वो, तो उसमें लिखा हुआ फुल ऑफ ऑप्युलेंस, यानी अमीरियत की हद है बिल्कुल उधर। इतना इतना बेहतर पूरा का पूरा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और जो भी चीजें लगाई गई हैं वो बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी की हैं, जो पॉसिबल हाईएस्ट क्वालिटी है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डिफरेंस इन डिग्री। और इन चीजों की समझ आपको फिलर्स और क्लोज टेस्ट में बचा पाती है, बिकॉज अगर अच्छा क्वेश्चन है तो वहां पे इसी तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड आपको दिए जाएंगे, और अगर आपने सिर्फ शब्दार्थ याद किया हुआ है तो आप वहां पे फंस जाएंगे। इसकी डिटेल से पहले एक बार थोड़ी सी बात कर लूं जो आज हमने किया है, क्योंकि फिर से रिकैप करना पड़ता है ना। देखिए आज की क्लास में मैंने कुछ ऐसा कुछ टिप्स ट्रिक्स इन तरह की चीजें नहीं बताई हैं। किस तरीके से शब्दों को याद रखना है, कैसे उनके यूसेस को मास्टर करना है, इनकी चर्चाएं आगे होंगी। मैंने यही कहा कि खाना खिलाने से पहले ना भूख का होना बहुत जरूरी है। आपसे क्लास के शुरू में ये सवाल पूछा कि जब इतना वोकैबुलरी का ज्ञान मिल ही रहा है हमें, फिर भी वोकैबुलरी का सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाता मौके पर, चाहे वो क्वेश्चंस में हो, चाहे कुछ कहने में हो या बोलने में हो। तो वहां पे आपको नजर ये आया कि भाई किस किस लेवल पे चैलेंजेस हैं। मैंने लेवल की बात की, सबसे पहले मैंने बेसिक लेवल पे बात की स्टूडेंट्स की, उन एस्पिरेंट्स की जिनके फंडामेंटल्स ग्रामर के क्लियर नहीं होते। अगर वो क्लियर हो जाए ना तो एसएससी के जो एग्जाम्स हैं आपके, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, काफी हद तक आप क्लियर कर लोगे। बेसिक्स का ही एग्जाम होता है। मैं बार बार कहता हूं एसएससी के एग्जाम के लिए आपको राहुल द्रविड़ बनना होता है। यू हैव 200 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स, बट डेफिनेटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, टाइम कम है, इसका मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं है। वहां 2 घंटे को प्रेशर को सहना जो है वो चैलेंज होता है। जबकि वहीं पे जब हम हाई लेवल पे पहुंच रहे हैं क्वेश्चंस के, तो आपको क्या नजर आ रहा है? वही बात पहले भी चर्चा कर चुका हूं मैं। आप बैंकिंग के एग्जाम्स को देखो तो वहां पे क्वेश्चन कम, टाइम ज्यादा होता है। 35 मिनट में 40 क्वेश्चन जो है, सॉरी 40 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको करने हैं। पीओ के मेंस में आपके पास 40 मिनट है सिर्फ 35 क्वेश्चन के लिए। इससे पता लग गया कि भाई एसएससी से आईबीपीएस या एसबीआई पीओ का लेवल हाई है। और वहीं पर जब हम मैनेजमेंट एग्जाम्स में पहुंच रहे हैं तो वहां पे 34 क्वेश्चन के लिए, 34 क्वेश्चन के लिए, जो अभी तक कैट का पैटर्न रहा है, 100 आपके पास 60 मिनट्स है। तो इसका मतलब कि वहां पे इंग्लिश और डिफिकल्ट होने वाली है। और ये वोकैबुलरी स्पेशल बैच है, तो ये आपको बेसिक लेवल से ऊपर के लेवल तक लेके जाएगा। इसीलिए मैंने आज शुरुआत की बिल्कुल बेसिक लेवल के, एमटीएस वाले बच्चों के लेवल से, कि भाई अगर हमें इन शब्दों में भी समझ नहीं आता कि वुमन, वुमनली, वुमनिश, वुमनहुड में क्या फर्क है, या अडल्ट, अडल्टरेशन, अडल्टहुड, एडोलेसेंस, अडल्टरी, क्या फर्क है, ये हर बार देखता हूं। अभी नाउन चैप्टर ही चल रहा है, इंग्लिश स्पेशल बैच पीछे ही करियर विल ऐप पे आया है, अभी नाउन ही पढ़ रहे हैं हम डिटेल में, और मैं उधर कचरे की सफाई कर रहा हूं जो हमारी रही है अभी तक। जब पूछो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, क्या डिफरेंसेस हैं, इन बेसिक शब्दों में हम परेशान हैं, और आपसे ही मैं ये सब सीखता हूं। अदरवाइज ये वोकैबुलरी के बैच में बताने की चीज नहीं है कि चाइल्ड चिल्ड्रन, लेकिन जिनको बताना है उनके ऊपर भी तो डिपेंड करता है। अगर मेरा स्टूडेंट उस लेवल पे फंसा है तो दिस इज माई जॉब कि मैं उस लेवल पे पहुंचकर उसको वहां से निकालूं। तो उसमें आपका भी सहयोग बहुत अपेक्षित है, राइट। सो पहली बात तो ये कि हमें ये देखना है कि हम किस लेवल पे हैं। दूसरा लेवल मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, जहां पे
किस आदत की तरफ मेरा इशारा था? हमें जैसे ही कोई वर्ड का मतलब नहीं पता लगता, हम तुरंत डिक्शनरी देखते हैं, जो पहला मीनिंग मिलेगा उसको लेकर के बड़े खुश हो लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यार कई बार न्यूज़पेपर में, मैगजीन में उस वर्ड का जो तीसरा मीनिंग डिक्शनरी में लिखा था, उस मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का इस्तेमाल हुआ था। हो सकता है पोर शब्द का इस्तेमाल उस आर्टिकल में, किसी अध्ययन में, किसी स्टडी में पूरी तरीके से डूब जाना है, लेकिन आपको है बहुत जल्दी और आप खुद भी ज्ञानी हैं, तो आपको पता है पोर का मतलब छिद्र होता है। अब वो कह कुछ और रहे हैं, आप समझ कुछ और रहे हैं। फिर आप कहते हैं सर आरसी में सर कंटेंट समझ ही नहीं आता सर, 40 से 50% ही बात समझ आती है सर। भाई आरसी कैसे लिखी जाएगी? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब एक पैराग्राफ, पैराग्राफ में क्या इस्तेमाल होगा? शब्द इस्तेमाल होंगे, और शब्दों को कौन अरेंज करेगा? ग्रामर। अगर आपकी ग्रामर वोकेबलरी दोनों हिली हुई है तो कॉम्प्रहेंशन तो कभी नहीं होने वाला आपसे। तो वहां पे रोल आएगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल सबसे बेसिक चीज है, पहले उसको पे कॉन्फिडेंस लेके आओ और फिर थोड़ी सी अपनी आदतों को बेहतर करें हम। जब अब हमारे पास वो तो नहीं है जो पिछले जमानों के पास था कि मोटी मोटी डिक्शनरी उन्हें लेकर रखनी पड़ती थी। आपके पास मोबाइल है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कॉलिंस डिक्शनरी, मेरियम वेबस्टर, डिक्शनरी.com, ये सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास। एक वर्ड को 2 से 3 डिक्शनरी में डालो और उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करो। किसी में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा। जो भी हमारी स्टैंडर्ड डिक्शनरीज हैं वहां पे एक वर्ड के जितने पॉसिबल मीनिंग हैं या जितने ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स हैं उन सभी की डिटेल होती है। इतनी जल्दी में कहां हूं? जल्दी में रह के मिल ही क्या गया अब तक? तो बेहतर है थोड़ा चैन सुकून लाएं और ढंग से वोकैबुलरी को करें। इसीलिए मैंने वो 4-5 वर्ड आपको दिए जहां पे एक ही स्पेलिंग के अगर अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स आप लेते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है। तो ये मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। उसके बाद जब हम थोड़े से और ऊंचे लेवल पे आए, बैंकिंग के लेवल पे आए, अभी मैं मैनेजमेंट एग्जाम के लेवल पे नहीं गया हूं, आज पहली क्लास है, बैंकिंग के लेवल पे आया मैं। वहां पे भी आपको इस बात का एहसास कराया कि यार ये आदमी जो सामने खड़ा है सही बात तो कह रहा है। अगर मैंने सिर्फ सिनोनिम की लिस्ट रटी हुई है या ये रटा हुआ है इन सबका मतलब गड्ढा होता है, या अभी जो पीछे वर्ड हमने किया सभी का मतलब नरसंहार होता है, मुझे नहीं पता कि कौन से वर्ड का क्या कॉन्टेक्स्ट है, मेरे दिमाग में कोई उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल नहीं है जो कि वो दिमाग में एसोसिएट कर सके, कनेक्ट कर सके, तो फिर उस वोकैबुलरी का क्या फायदा? स्कूल में थोड़ी ही पढ़ रहे हो कि रात में निकलना है, सुबह जाके उगल आना है कहीं पे। पूरी जिंदगी तो ऐसे ही चल रही है हमारी, निकलो उगलो, और उसके बाद हालात कैसे हैं वो भी साफ जाहिर है। तो यहां पे निगलने और उगलने के लिए नहीं है आप मेरे साथ, यहां पे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर आपको अंडरस्टैंड करने का मन कर रहा है कि यार बहुत झेल लिया, मैं परेशान हो चुका, इस बार ढंग से समझता हूं चीजों को, तो फिर आसानी हो जाएगी। अब जैसे मैंने यहां तीनों वर्ड के साथ साथ लिखा, उतना सारी इंग्लिश लिखी आपके लिए कि आप समझें। कीवर्ड्स पकड़ो, इनडिस्क्रिमिनेट मेरे भी दिमाग में अगर रहता है तो किसी तरीके से तो रहता है ना। अगर मैंने लिखा है इनडिस्क्रिमिनेट एंड डेलिबरेट, बस उतने से ध्यान में रहेगा कि यार जलियांवाला बाग हत्याकांड, सही बात है, सभी को, बच्चे बूढ़े जवान सबको मार दिया और जानबूझकर मारा, वो एक्सीडेंटल नहीं था। लेकिन कार्नेज वर्ड एक्सीडेंटल भी है। बताया आपको, प्लेन क्रैश में, ट्रेन दुर्घटना में मौत होती है तो दैट इज व्हाट, दैट इज कार्नेज। और किसी युद्ध में जो मारकाट मची हुई है, वायलेंट किलिंग्स हैं, उसको भी कार्नेज कहेंगे। लेकिन फिर अगेन जेनोसाइड अलग हो गया। वहां पे पर्टिकुलर कम्युनिटी को जब टारगेट करके मारा काटा जाता है, भगाया जाता है कहीं से, डेफिनेटली मारने काटने के लिए डायरेक्ट है वो कार्नेज, नरसंहार। सो पर्टिकुलर कम्युनिटी इन अ प्लान्ड मैनर, these are the key words what you need to put in your mind in order to have these words for a longer time, and then you will be in the position to use these words जब जवान की जरूरत होगी। तो अब समानार्थी जो शब्द हैं हमारे, उनमें फर्क कॉनोटेशन में आ रहा है। ये कहां सीख रहे हो आप टेक्नोलॉजी? ये सारी आप खुद से पूछो, कितनी समझ है, कितने वर्ड्स जानते हैं आप? मैंने आज छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, इनमें पूरी लिस्ट अवेलेबल है कॉनोटेशंस की कि भाई न्यूट्रल वर्ड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, राइट। अब जैसे ब्रेव और ब्रेजन, ये 2 शब्द हैं। अब ब्रेव जो है वो साहस है, लेकिन ब्रेजन क्या है? वो दुस्साहस है। अभी जो हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, जिस तरीके से वो पूरी घटना घटी, वो ब्रेजन एक्ट है। दैट विल नॉट बी कॉल्ड ब्रेव एक्ट। जब वहां पे लाठियों पे वायर लगा करके आप मार रहे हैं इस तरीके से, मतलब मीडिवल स्टाइल ऑफ जो मॉडर्न जो सिस्टम है अभी पूरी दुनिया का, कि भाई एक तरीका होता है, एक सीमा होती है, सेनाओं का भी एक प्रोटोकॉल है कि आप किस तरीके से डील करेंगे, कैसे कैसे हमला होगा। आप उस स्तर से नीचे गिर गए और फिर इस लेवल पे किलिंग्स की हैं, सो दैट वुड बी कॉल्ड ब्रेजन एक्ट। वो दुस्साहस है, वो ब्रेव एक्ट नहीं है उस तरह से काम करना। तो ये शब्दों के कॉनोटेशंस हैं। साहस दोनों में जुड़ा हुआ है, लेकिन माइन्यूट सा फर्क आ गया।
प्रसिद्धि दोनों में है, चाहे वो फेमस है चाहे वो नोटोरियस है, लेकिन आपको पता है एक प्रख्यात है दूसरा कुख्यात है। तो कॉनोटेशंस की समझ रखना। कई बार हम किसी वर्ड के साथ एक आइडिया दिमाग में बैठा लेते हैं कि अच्छा ये वर्ड पॉजिटिव है या ये वर्ड नेगेटिव है, लेकिन आप और तरह के जब यूसेज देखते हैं तो वहां पे आपको समझ आता है कि अच्छा अच्छा इसके तो बड़े सारे और भी रंग हैं, राइट। तो इन इन पैमानों पे हम वोकैबुलरी को बेहतर करेंगे, ये यूसेज का एस्पेक्ट है, राइट, जिससे हमारी क्लोज टेस्ट में, फिलर्स के अंदर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर परफॉर्मेंस बेहतर होगी। और जो पहला एस्पेक्ट है कि दिमाग में शब्दों को रखें कैसे, तो उसकी बात मैं कल की क्लास में करूंगा कि दैट हाउ टू रिमेंबर वर्ड्स। मल्टीपल मेथड्स हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं एसोसिएशन बनाने के, दिमाग के साथ कनेक्शन बनाने के, और ये वो श्योर शॉर्ट मेथड्स हैं जिनसे शब्द तो आपको ध्यान में रहेंगे ही साथ आपको पेपर में भी पूरी की पूरी मदद मिलने वाली है। तो ये क्विक एक रिकैप था।